डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या पीजीटी नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित आज का हम लोग मॉडल पेपर चौथा मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप बीपीएससी में लगे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो बीपीएससी परीक्षा कराने वाली है बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो आपके पॉलिटिकल साइंस के सभी सेक्शन, चाहे वो कंपैरेटिव हो या आपका आईआर का सेक्शन हो या पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल थिंकर्स का सेक्शन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इसमें शामिल किया गया है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात, सफलता का एक यही मंत्र है कि आप नियत लगे हैं। ये नहीं कि 4 महीना सोए और फिर 1 महीना तैयारी की, ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, नियत लगिए उसमें, डेली पढ़िए। आप जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए आज हम लोग चलिए ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज का लिए ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता नहीं है। देखिए, जो तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसकी जो वास्तविक रूप में शुरुआत जो होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो शुरुआत हुई, लेकिन उस स्तर से नहीं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक ये जो इसका तुलनात्मक अध्ययन की जो पद्धति है वो ट्रेडिशनल है, खासकर वो ज्यादा संकीर्ण और केवल इंस्टीट्यूशनल पे या कानूनी तौर पे या वर्णात्मक शैली में रही। तो इसलिए ये तो इसका तुलनात्मक राजनीतिक विशेषता नहीं है कि प्रधानता वर्णात्मक थी और प्रधानता संकीर्ण, दोनों था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ई और बी दोनों तुलनात्मक राजनीति की, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता नहीं है। ठीक, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है, इसलिए सी राइट आंसर होगा। और रही बात, ये जो आपका ऑप्शन डी है, ये आधुनिक है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर ध्यान दिया गया, जो आपका अंतरशास्त्रीय अध्ययन के बल पर ज्यादा फोकस किया गया कि जो विभिन्न विषयों के साथ और राजनीतिक विज्ञान में और जो अन्य विषय हैं, केवल संवैधानिक या संस्थाओं की नहीं, संस्थाओं में जो संस्थाएं हैं उसके भी अध्ययन किया गया, जैसे राजनीतिक दल या दबाव समूह या जो अभिजन सिद्धांत है या जो वर्टिकल किसी इंस्टीट्यूशनल यानी जो ऊर्ध्वाधर है, यानी एक ही संस्था के जो विभिन्न संस्थाएं हैं कैसे काम करती हैं, इस पर बल दिया गया। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि तुलनात्मक राजनीति की अति विस्तृत धारणा इसे संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान तक व्याप्त कर देगी। यह कथन किसका है? लासवेल, गार्नर, एक्सटीन व एप्टर या आमंड व पावेल। ये कथन जो है आपका एक्सटीन और डेविड एप्टर महोदय का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजनीति व्यवहार की वास्तविक गत्यात्मक शक्तियों को समझने की आवश्यकता व अनिवार्यता के कारण ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति अध्ययन अधिकाधिक व्यवस्था पेचीदगी या व्यवस्था अभिमुखी बनता जा रहा है। यह कथन किसका है? टी बसु, सीबी गेना, एमपी वर्मा या वीपी वर्मा। तो ये कथन है आपका सीबी गेना का। इनकी जो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है, इनकी पुस्तक बेहद बेहद एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम आसान भाषा में लिखे हैं और थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आप एक बार जब सीबी गेना की पुस्तक तुलनात्मक राजनीति पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं? तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित जो मॉडर्न अप्रोच है वो है आपका व्यवस्था विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और मार्क्सवादी लेनिनवादी अप्रोच या उपागम, ये तीनों ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति उपागम से संबंधित हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित आधुनिक उपागम कौन सा है? तो आधुनिक उपागम देखिए, बार बार अगर आप नेट की प्रिपरेशन
में लगे हैं या यूजीसी नेट या इंटरनेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो ऐसे प्रश्न उसमें बार-बार पूछे जाते हैं कि कौन-सा उपागम आधुनिक है, कौन-सा उपागम परंपरागत है। तो अब पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 आधुनिक उपागम यहाँ और फिर 5वां प्रश्न भी आधुनिक उपागम से संबंधित है। एक तो राजनीतिक विकास उपागम भी है आधुनिक, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति, ये तीनों ही मॉडर्नाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ और पॉलिटिकल कल्चर, ये तीनों ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति उपागम से संबंधित है। इसका भी राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। देखिए पीजीटी में इन तीनों से एक प्रश्न आता है, इन तीनों टॉपिक से एक एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश का संविधान संयोग और विवेक का शिशु कहलाता है? फ्रांस, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है संयोग और विवेक का शिशु है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, कथन किसका है? देखिए क्वेश्चन आपका, हाँ देखिए अभी छठा प्रश्न जो था, फिर एक संयोग और शिशु, संयोग और विवेक का शिशु है ब्रिटिश संविधान, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्टेची, लिटिल स्टेची महोदय का कथन है। और किसके बारे में है ये कथन? ब्रिटेन के संविधान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, मुकुटधारी गणतंत्र किस देश के शासन से संबंधित है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या चीन? तो जो क्राउन रिपब्लिक जिसको बोलते हैं या मुकुटधारी गणतंत्र जिसको बोलते हैं वो है आपका ब्रिटेन का शासन। गणतंत्र है लेकिन क्या कहें मुकुटधारी राजा का है। रिपब्लिक तो सिद्धांततः नहीं है लेकिन व्यवहार में है, सिद्धांत के रूप में संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार में हो गया है, वहां शासन व्यवस्था का ऐसा प्रचलन हो गया है कि ब्रिटेन का जो संविधान है रिपब्लिक भी है लेकिन मोनार्क में यानी राजतंत्र दोनों है वहां। तो इसलिए पूछा गया है मुकुटधारी गणतंत्र किस देश के शासन से संबंधित है? ये ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश संविधान सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, यह कथन किसका है? याद रखिए ये जो कोट है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है और इस कोट से पता चल सकता है कि जो ब्रिटिश संसद है या संविधान है कितना ताकतवर है, या उस देश के संवैधानिक विकास पर आप नजर डालिए, या वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर यानी संस्कृति राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक विकास है किस स्तर तक जा चुका है, पहुंच चुका है। ठीक, तो ये कथन किसका है? डी लोमे या आइवर जेनिंग्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या हेराल्ड लास्की? तो ये कथन आपका डी लोमे का, ये डी लोमे है, ठीक, लोमे लोमे होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो कोड है इसको कभी आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश का संविधान अलिखित है? ये आपको पता ही होना चाहिए किस देश का संविधान अलिखित है। एक तो आपका ब्रिटेन का संविधान जो अलिखित है, ठीक, ये आपको याद नहीं करना, एकदम बेहद कॉमन सा आसान सा प्रश्न, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां संविधान सभा में ने नियुक्त की? तो संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां थी? एक तो संघ संविधान सभा, प्रारूप समिति भी थी, वार्ता समिति भी थी और संघ शक्ति समिति भी थी और प्रांतीय संविधान समिति भी थी। ये लगभग 5 समितियां थी, ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो लगभग कितनी समितियां नियुक्त की? 16, 13, 12 या 9? तो लगभग उसने 13 समितियों का नियुक्त किया संविधान सभा ने। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों की नियुक्ति की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947, जुलाई 1947 या 29 अप्रैल 1947? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार इसे जो 12वां प्रश्न है ये भी और 13वां प्रश्न ये बार बार आपसे पूछा जाता है। सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन आप ये सब नहीं पढ़ते हैं। तो 13 का राइट आंसर होगा अक्टूबर 1947 में, ठीक,
संविधान सभा का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947 या 11 जून 1947 या 29 अप्रैल 1947। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे साथियों, गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर, ठीक। अगर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर चाहिए जिसमें एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है, संकलन किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, उनका समावेश किया गया है। तो इसके लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। और कोई भी डाउट हो तब भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? आपको पता ही है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस निम्न में से किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? यानी 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अब तो ये इसको लगभग बढ़ा दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, ठीक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में दलीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है किस प्रकार की है? तो आपको पता ही कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यही आपका यूके और यूएस में जब जाएंगे तो ये द्विदलीय व्यवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संचित निधि में धन कहाँ से आता है? भारत का जो संचित निधि है उसमें धन कहाँ से आता है? राजस्व से, ऋणों का भुगतान या नया ऋण या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत की संचित निधि जो है उसमें राजस्व से भी धन आता है और ऋणों के भुगतान से और नए ऋण लेने से भी आता है, इसलिए डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि से धन का व्यय निम्न में से किस प्रकार से किया जा सकता है? तो भारत का जो संचित निधि उसमें से धन किस प्रकार निकाला जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, संचित निधि से कोई सा भी धन निकालने के लिए उसमें संसद की अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे। बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या बीवी गिरी? 21 का राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। किन से हारे थे? बीवी गिरी से हारे थे, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखिए, जितने भी आपके प्रेसिडेंट हैं उनको तो आप उनका क्रम से, ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। उसमें से ये भी याद होना चाहिए कौन आपका वाइस प्रेसिडेंट रहा और कौन आपका स्पीकर रहा, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे? देखिए आ ही गया प्रश्न ये। तो कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, यानी पद धारण करने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले वो कौन, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष थे या स्पीकर थे? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए। 23 है, एम हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति की शपथ किसने दिलवाई थी? तो 23 का राइट आंसर होगा
जो एम हिदायतुल्ला थे जस्टिस न्यायमूर्ति, इनको कार्यकारी राष्ट्रपति का पद की शपथ किसने दिलवाई? देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है कि जो एम हिदायतुल्ला को कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचन किया गया तो स्वयं भी वो चीफ जस्टिस थे, यानी सीजेआई थे। ठीक, अब उन्होंने पद तय करके मतलब कुछ समय के लिए पद छोड़ करके राष्ट्रपति का पद लेना होगा। तो नियम ये है कि राष्ट्रपति के पद को कौन शपथ दिलाता है? तो सीजेआई दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं रहा या उसकी गैरहाजिरी में कौन रहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम सदस्य है वो दिलाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। 24 देखिए, एम हिदायतुल्ला को कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार किन परिस्थितियों में या स्थितियों में ग्रहण करना पड़ा? देखिए जो प्रश्न है पिछला, ये उसी से संबंधित है। जो एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति बने, क्यों बने या किन कारणों से उनको राष्ट्रपति बनाना पड़ा, या वो सीजेआई थे, राष्ट्रपति क्यों बने? ध्यान से पढ़िए प्रश्न के ऑप्शंस को। तो 24 का राइट आंसर होगा ई, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कारण। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कारण ये जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आपके जो राष्ट्रपति थे किसी कारण से उनका समय पूर्व उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के कार्यकारी मतलब राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कर लिए। ठीक, फिर राष्ट्रपति जब चुनाव होने लगा तो फिर उनको पद छोड़ना पड़ा। तब कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति है नहीं, तब ये चीजें उत्पन्न होने लगी। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? तो निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को मात्र और मात्र कितने समय का प्रचार करने का कितने समय का अवसर मिलता है? तो ये है आपका 2 सप्ताह का अवसर इनको दिया जाता है या समय मिलता है 2 सप्ताह का प्रचार प्रसार करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के संगठक कौन कौन है? यानी भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? ठीक, संगठक अंग कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है भारतीय संसद के 3 अंग है, याद रखिएगा। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। ठीक, याद रखिएगा, भूलना नहीं। ये नहीं केवल वो कोई पूछ दे कि भारतीय संसद कौन कौन संघ है, आप लोकसभा राज्यसभा बता दें, नहीं, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 27, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राज्यसभा। आसान सा प्रश्न है। 28, भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि? क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है? यहाँ सर्वोच्च संप्रभुता किस में वास करती है? 28 जो है इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संसद इसलिए सर्वोच्च नहीं है क्योंकि वह संविधान के अंतर्गत ही कार्य कर सकती है, इसलिए यहाँ संविधान सर्वोच्च है। ठीक, तो भारतीय वह संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती है, तो इसलिए सर्वोच्च नहीं है संसद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? भारत के शासन को संसदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि कारण ये है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी जो कार्यकारी है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 कि राज्यसभा के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, राज्यसभा के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत, 6 वर्ष का होता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 वर्ष का निश्चित कार्यकाल है, भी गलत है, पहला दूसरा गलत। भारतीय संसद का निम्न सदन है, बिल्कुल नहीं, ये उच्च सदन है उसका। ठीक, और यह एक स्थायी सदन है, ये बात सही है कि राज्यसभा संसद की स्थायी सदन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य करने को या निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है?
अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने समय के लिए कर सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी। 32 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति किससे परामर्श या सलाह लेता है? तो ऑप्शन ए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इन सभी का परामर्श आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल द्वारा समावेदन पर राज्यपाल, संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति। ठीक, संसद जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको पद से हटाना है तो संसद उस पर कार्रवाई करती है, अनुमोदन देगी, तब राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्या उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त हैं? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं या कोई नहीं। 34 का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय न्यायालय दोनों प्राप्त हैं। तो ये कथन सत्य यानी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? ये देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके विषय में कि जो आपको पता होता है कि इससे प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक, यानी उस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। जब आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इससे आना ही है, तो इसका मतलब कि वो टॉपिक ही आउट हो गया, तो आप उसको हल्के में न लिया करें। जैसे यही प्रश्न है, अनुच्छेद जो 32 है आपका, बेहद महत्वपूर्ण, और इसी में जो 5 रिट जारी किए जाते हैं, वो भी इनके नाम, हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम, उनके अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, और किन किन मामलों में ये रिट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो लोअर कोर्ट, किन में से किसके द्वारा, ये भी पूछता है, किस अनुच्छेद के द्वारा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 35 का राइट आंसर होगा, एक तो 5 रिट जारी करता है। ठीक, इसमें 4 है। ठीक, ये चारों ही हो सकता है। तो वो अतिक्रमण किस प्रकार का है, यानी मौलिक अधिकारों का अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं या उसका अतिक्रमण हो रहा है, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त सभी। 36 देखिए, राज्य सरकार का प्रधान कौन है? राज्य सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का जो मुखिया है कौन है? गलत मत समझिएगा इस चीज को। देखिए, तो राज्य की सरकार जो है, राज्य की सरकार का जो मुखिया है वो है मुख्यमंत्री, सीएम है, न कि अब यहाँ राज्यपाल नहीं होगा। सरकार का, राज्य का प्रधान पूछता है तो राज्यपाल होता है, लेकिन राज्य सरकार का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं किसके अनुसार नियुक्त किए जाते हैं? तो कौन सा कथन सत्य? राज्यपाल की इच्छा अनुसार उसी के द्वारा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल द्वारा? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल नहीं। ये इसमें अगर ये तो ऑप्शन डी सही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका जो आंसर होगा कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन इस चूंकि है ना, तो इसका आंसर यही होगा डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और केंद्र के मामले में भी जो है आपको वो भी याद रखना है, तो राज्य के मामले में और केंद्र के मामले में जो वो भी याद रखना है। तो अनुच्छेद 163 के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
39 देखिए कि अविभाजित बिहार को लोकसभा में प्रतिनिधित्व था। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब लोकसभा में बिहार से कितने सांसद चुनकर जाते थे? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54। ठीक। 40 कि अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में या उसे किसी भाग में आर्थिक साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही विधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। ठीक। तो अब ये बताना है आपको क्या एक कथन सत्य है या असत्य है या अप्रयुक्त कथन है। ठीक। तो ये कथन जो है आपका याद रखिएगा सत्य है। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा इसका कथन सत्य। जो विधि की बात कर रहा है ये वही विधि निर्धारित है, बिल्कुल वही विधि निर्धारित है। 41वां 41 कि 13वें लोकसभा का चुनाव जनता पार्टी को कितना स्थान प्राप्त हुआ था? 13वें लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? याद रखिएगा 182 सीटें मिली थी उसको। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा विवादित प्रश्न है ये। ठीक, हम लोग के पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। ठीक, उद्देश्य पार्टियों का उद्देश्य एकदम छोड़ दीजिए इसको। ठीक, कोई कमेंट नहीं करेंगे। 43 कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कब हुआ था? ये हो सकता है, पूछा जा सकता है कहीं, जैसे पार्टी से संबंधित है दलीय व्यवस्था या दलीय जो है उस पे ये प्रश्न बनते हैं कभी कभी। 40 अब देखिए कौन सा प्रश्न कम आ जाए। किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो 10 प्रश्न ऐसे होंगे, 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते, उसी में कोई कभी पढ़ लिया दाएं बाएं तो उसको याद रहा या तुक्का के आधार पे हो जाता है। यही 10 प्रश्न जो हैं आपके खेल बिगाड़ते हैं, यही आपको मेरिट में ऊपर पहुंचा देंगे और मेरिट में नीचे पहुंचा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1980 को। क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका बम्बई यानी मुंबई में। और भाजपा की नीति राजनीति को पूर्ण भारतीय रूप में ढालने की है जिसमें जाति भाषा एवं क्षेत्र आदि की दीवारें न हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बेहद महत्वपूर्ण है, वो आपको याद आ जाएगा। एक ऐसे ही नेता भाजपा में इकलौता ऐसा नेता हुआ जो ये कह सकता है। ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। 46 क्वेश्चन नंबर 46 नगर निगम के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान, अध्यक्ष, प्रमुख या मेयर? तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम मेयर बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नगर पालिका का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? क्या होता है? मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्त होता है या प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है? तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा याद रखिएगा वो निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फिर से साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। ठीक, हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया प्रैक्टिस सेट, बढ़िया कंटेंट जो ताकि आपका सिलेक्शन हो। ज़्यादा वो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसलिए चैनल से जुड़ सकते हैं। 48 देखिए नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन किस राज्य में है? तो नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक जो प्रचलन है किस राज्य में है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 नए विकासशील नगर के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की जाती है? किसकी स्थापना की जाती है? नए नए विकासशील नगर के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समितियां? तो 49 का
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिसूचित क्षेत्र समितियां। ठीक। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो का प्रसिद्ध प्रस्ताव 1870 में जो आया, में किस बात पर जोर दिया गया? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, उत्तरदायी शासन या नौकरशाही शासन? उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर फोकस किया। ऑप्शन ए सही होगा। इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस को ही देखेंगे। वीडियो छोटा होगा तो ज़्यादा फायदा होगा आपको कि कम समय में देख लें। फिर नेक्स्ट में हम लोग अगले प्रश्नों को देखेंगे जो 51 से लेकर 100 तक होंगे। ठीक, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चलते रहिए। एग्जाम जरूर होगा आपका, घबराइए नहीं। बस आप, मैं कह रहा हूँ ना कि आप सतत प्रयास में लगे रहिए, सफलता तभी मिलेगी आपको, अचानक नहीं मिलती है। ऑप्शन, चलिए ठीक है, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।